हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम 10 के सवाल लेकर गए हैं, जिसमें 10 वैसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मात्र 10 मिनट में आपके साथ इसका विश्लेषण भी करूंगा। साथ ही मैं आपको बताते चलूँगा कि इसमें और तरीके से ये जो मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें और कैसे भिन्नता से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आइए, आपका समय नष्ट न करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1947, 7 अप्रैल 1948, 5 जून 1948 या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर नाम सुने ही होंगे। उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब इससे कुछ प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य, ठीक है, ये भी रहेगा। इसके अलावा 35 डिग्री से 75 डिग्री वेस्ट आपका, हाँ, वेस्ट देशांतर के मध्य में है। 35 से 75 डिग्री, 35 से 75 डिग्री देशांतर और 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य में है। कहीं कहीं पे ये 25 से 45 भी रहता है, 45 तो नहीं रहेगा, कभी कभी 15 से 35 तक रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं 20 से 40 रहेगा। ऐसा इसलिए होता है कि सारगैसो सागर जो है वो बिना किनारे का सागर है। एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है कि चारों ओर की धाराएं जो हैं वो घूम जाती हैं। जब घूम जाती हैं तो बीच का क्षेत्र बहुत शांत हो जाता है। किनारे की जलधारा हुआ, उत्तरी अटलांटिक धारा हुआ, इसके अलावा फ्लोरिडा की धारा हो गई, ये सब धाराएं जब चारों घूमती हैं तो बीच का क्षेत्र जो होता है वो धाराएं वहाँ ऐसे ऐसे घूमती हैं। देखिए, वो पूरे इलाके में आप उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं को पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाता, तो बीच का क्षेत्र क्या हो जाता है, शांत हो जाता। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले देखा कि यहाँ एक घास है और उसका नाम दिया गया सारगैसो, सारगैसो। अब चूंकि ये बिना तट का है, बिना तट का है ये, मतलब कोई तट नहीं है, सिर्फ घास का मैदान है। घास का नहीं मतलब जल पर प्लावित करने वाले, यानी जल पर तैरने वाले घास हैं। तो कभी घिसक के थोड़ा ऊपर चल जाते हैं, कभी घिसक के नीचे आ जाते हैं, कभी घिसक के इधर चल जाते हैं, कभी घिसक के इधर चले जाते हैं। लेकिन एक मानक स्टैंडर्ड ही माना गया है, ये जो सबसे ज़्यादा रहता है परीक्षा में, तो इसको ध्यान रखेंगे। आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सागर बिना तट का है? तो सारगैसो सागर। सारगैसो सागर कहाँ है? उत्तर अटलांटिक महासागर में, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में। अगला है कि फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु होता है? दही, दूध, चाय, नन? सही उत्तर है दूध। दूध के विश्लेषण के लिए फॉस्फेटेज परीक्षण किया जाता है। अगला है कि प्राचीन भारत में किसके शासनकाल में ग्राम स्वायत्तता का अद्वितीय विकास हुआ? ग्राम स्वायत्तता का मतलब कि शासन तंत्र ग्राम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। एक साधारण सी प्रक्रिया होती थी राजा को कर देने की, राजा कर लिए, बाकी ग्राम जो था अपनी सारी व्यवस्था खुद किया करता था। चोल, चेर, पांड्य, कुषाण? सही उत्तर है चोल। चोलाज जो थे इन्होंने ग्रामीण स्वायत्तता का बहुत ही अद्भुत विकास किया। ऐसे ग्रामीण स्वायत्तता क्या होती है, इसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब है, DD गोस्वामी का है, प्राचीन भारत। उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के माध्यम से ग्राम को समझाया है कि कैसे ग्राम भारत में आदर्श स्वायत्त ग्राम का विकास किया गया और कालांतर में उसी की परिणति यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। अगला है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा रहते हैं। सही उत्तर है विशाखादत्त, हेमचंद्र, पद्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विशाखादत्त। विशाखादत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। ये हुआ 5 सवाल। अब अगला फिर 5 सवाल को देख लेते हैं फटाफट। अब आइए देखते हैं अगले और 5 जो प्रश्न है उनको। छठा है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? देखिए फ्रेंड्स, दांडी यात्रा से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। कब हुआ, किस आंदोलन के समय हुआ, कितने भक्त जुड़े थे शुरुआत में, कहाँ से कहाँ तक गई थी, इसको एकदम गांठ बांध के याद रखेंगे। ठीक है।
तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? सवाल यही है, साबरमती, पवनार, रामानंदिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है साबरमती। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज के समय में गांधी के उन तरीक़ों पर सवाल उठाते हैं जिन तरीक़ों को उन्होंने अपनाया था अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए। सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन सोच कर देखिए कि आज हम एक सामर्थ्यवान देश में रहते हैं, लगभग सभी लोगों को भोजन उपलब्ध है, और नहीं है तो सरकार उपलब्ध करा रही है। जिस दौर में ये सब कानून गांधी ला रहे थे या अपने तरीक़े से लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय में देश की 80 से 85% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती थी। उनके पास पहनने के लिए और खाने के लिए नहीं होता था। मेरी माँ एक कहानी कहती थी कि 66 के आसपास में बिहार में, खास करके उत्तरी मध्य और दक्षिणी बिहार में बहुत अकाल पड़ा था। तो माँ बताती है कि, और दादी भी बताया करती थी कि उस दौर में जब अकाल पड़ा तो आम देखे हैं, आम के जब गुठली को तोड़ेंगे ना तो उसके अंदर कुछ एक थोड़ा सा सॉफ्ट पदार्थ निकलेगा। आम खा लीजिए, उसका गुठली लिखिए, गुठली को भी फाड़ दीजिए तो उसके अंदर गुठली से कुछ कम हार्ड पदार्थ मिलेगा। लोग उसको पीस करके खाया करते थे। ऐसी स्थिति थी अपने देश में। अब उस देश का नेता कोई बहुत बड़ी बात करे तो अच्छा नहीं हो पाता, और हम आज़ाद नहीं हो पाते, और आज़ाद हो भी जाते तो इस तरह से यूनाइट नहीं रह पाते जैसा आज हम हैं। तो गांधी ने हर उस वैध तरीके को अपनाया जिससे अंग्रेज़ों की सत्ता को वो भारत में बने रहना दूभर कर सकते थे। याद रखिए, उन्होंने दूभर किया। कहावत यह है कि दुकानदार को बर्बाद करना हो तो उसके दुकान में आग लगा दीजिए, उसके फ़ायदे में आग लगा दीजिए, दुकान अपने आप बंद कर देगा। आप उसके दुकान से चोरी कीजिएगा, डकैती कीजिएगा तो पुलिस फोर्स बुला लेगा, लेकिन उसके फ़ायदा को ही ख़त्म कर दीजिए। फ़ायदा होगा नहीं तो दुकान देकर वो क्या करेगा? अंग्रेज़ों के साथ गांधी ने यही चीज़ किया। उनकी जो पूरे भारत से इनकमिंग थी और पूरे भारत पर शासन करने के लिए जो खर्च हुआ था वो गड़बड़ा गया, और जब गड़बड़ा गया तो उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। याद रखिए, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में उस चीज़ को महत्व देना चाहिए कि किन आधार और मूल्यों पर हम लड़ रहे हैं। सामने वाले के व्यक्तित्व से हम लड़ रहे हैं या उसकी विचारधारा से लड़ रहे हैं। जब आप व्यक्तित्व से लड़ते हैं तो रक्तपात होती है और वो कहीं से भी वैध नहीं होती है, और जब आप विचारधारा से लड़ते हैं बिना रक्तपात किए हुए तो एक न एक दिन दुनिया आपको तवज्जो जरूर देगी, और उसके बाद फिर आप गांधी से महात्मा गांधी बनते हैं। एक चीज़ था इनके साथ। चलिए, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ब्रेक, यकृत, वृषण, कोई नहीं। सही उत्तर है ब्रेक। हाइड्रोसिल में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। 8वां प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? HCl किस अंग से निकलता है? आंत्र, अमाशय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अमाशय। अमाशय से HCl निकलता है जो भोजन पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? पंजाब में 12 मिसल थे, छोटे बहुत सारे मिसल थे। यूँ कहिए कि 12 टेरिटरी था जहाँ के छोटे छोटे राजा हुआ करते थे पंजाब में, और सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसको रंजीत सिंह ने एक किया और फिर पंजाब को एक विशाल राज्य में बदल दिया। तो उस जो मिसल था, वो छोटे छोटे जो टेरिटरी थे, उनमें से किस मिसल से इनका संबंध था? आहलूवालिया, डलेवालिया, सुकरचकिया, या इनमें से कोई नहीं? तो सही बात है सुकरचकिया। रंजीत सिंह का जो संबंध था वो सुकरचकिया मिसल से था। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किनके पास था? देखिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत में अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें रियासतों का विभाग था सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल एक हाथ में मिठाई का डब्बा और एक हाथ में डंडा लेकर के पूरे भारत में घूम गया। बोले, बाबू क्या लोगे, मिठाई लोगे कि डंडा लोगे? सब डर से मिठाई चुन लिया। ठीक है, एक आध 2 डंडा चुने तो उनको पीट भी दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आज का ये 10 सवाल था जो हमने आपको बताया। आशा है कि आपको अच्छे लगेंगे, आपको समझेंगे। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।